हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार अच्छा होगा और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको पेपर वाला फील देंगे। ऐसा लगेगा आपको, ऐसा महसूस होगा कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग लाइफ टाइम के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। यानी किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस एंटिटी के लाइफ टाइम में। ठीक है, तो वो होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्या होता है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग करते हैं। तो हो जाएगा आपका सी, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से ऑप्शन दिया गया है, ए एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, बी एसेट इक्वल्स टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एंड सी एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड डी कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हम आपको बता दें, इसको हम डुअलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग डुअलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, डुअलिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, इसको हम डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके जो एसेट्स होते हैं, किसी भी बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, वो उस बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटीज़ के सम के बराबर होते हैं। क्या कहता है? किसी भी बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो उस बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटीज़ के सम के बराबर होते हैं। दैट मीन्स एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओमिशन ऑफ पैसे एंड showing the round figures फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। यानी जो पैसा होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जिस ट्रांजैक्शन की वैल्यू वैसे तो थी 112 रुपये 50 पैसे, लेकिन आप कभी 112 रुपये 50 पैसे नहीं लिखते, क्योंकि 50 पैसे की आज कोई कीमत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 112 रुपये। अब ये जो आप 50 पैसे नहीं लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज ये जो 50 पैसे ये इतना मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या है? ये जो 50 पैसे है ये इतना मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। अब ये पूछा गया कि ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, हम ये क्यों 50 पैसे नहीं लेते हैं, इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? तो इसका है मटेरियलिटी कंसेप्ट। क्या है? मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपके बिजनेस के मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हैं उसी को आप रिकॉर्ड करें, उसी को आप डिस्क्लोज करें। जो फालतू के इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे 50 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, ये सारी चीज़ें बेकार की हैं, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? ए एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, बी एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, सी assets are recorded at the value paid for acquiring it, या फिर assets are not recorded। तो आपको हम बता दें, एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या नाम है इसका? हिस्टोरिकल, सॉरी स्टूडेंट्स माफ़ी चाहेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपने जिस एसेट को जिस प्राइस पे अक्वायर किया है,
आपने जिस एसेट को जिस प्राइस पे एक्वायर किया है, आपको उस एसेट को उसी प्राइस पे डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो उसका हो जाएगा एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैट इज एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट, यानी जितना वैल्यू हमने पे किया है उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं। अगला है एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। वो कंपनी साल दर साल यानी हर साल एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करती है, और उस अकाउंटिंग मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऑप्शन है कंपेरेबिलिटी की वजह से हो रहा है, कन्वीनियंस की वजह से हो रहा है, या फिर ये कंसिस्टेंसी की वजह से हो रहा है, या फिर ये सब की वजह से हो रहा है। तो देखिए हमारे बिजनेस में जब आप कोई भी अकाउंटिंग मेथड एक ही लेके चलते हैं, एक ही अकाउंटिंग मेथड को बार बार आप यूज करते हैं, तो आप उस अकाउंटिंग मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, यानी निरंतर रूप से आप अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए जब आप कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? ताकि आप कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वो कंपेरेबल हो। यदि आप हर साल एक ही बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस साल किसी और मेथड से बना रहे हैं, दूसरे साल किसी और मेथड से बना रहे हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए, और इसमें कन्वीनियंस भी होता है। जब एक ही अकाउंटिंग मेथड को आप बार बार यूज करते हैं तो आपको सुविधाजनक भी होता है। तो हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इन तीनों कारणों की वजह से हम एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी को, एक ही अकाउंटिंग मेथड को बार बार फॉलो करते हैं, ताकि हम कन्वीनियंस हो हमारे लिए, ये हम सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएँ और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो कर पाएँ। ठीक है, अगला है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर विच एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिंग और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये किस अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट में प्रिपेयर किए जाते हैं? ऑप्शन ए है समराइजिंग, ऑप्शन बी है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी है क्लासीफाइंग, या फिर ऑप्शन डी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपका जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एट्रीब्यूट को शो करता है अकाउंटिंग के। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, अकाउंटिंग के टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग को करने के लिए टोटल आपके 7 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये? IMRCSAC। I for identification of business transaction, M for measuring the transactions in terms of money, R for recording the transactions, C for classifying the transactions, S for summarizing the transactions, A for analyzing the transactions and C for communicating the transactions। ठीक है, तो ये आपके IMRCSAC ये 7 स्टेप्स होते हैं, जिसके आधार पे आप अकाउंटिंग पूरी करते हैं। ये 7 चरणों से हो कि आपकी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको ये बताना है कि किस अकाउंटिंग के स्टेप में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। तो वो है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए अगला है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड। यानी जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को रियल वैल्यू पे मेजर किया जाता है, जो भी लोअर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जो आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि आपके बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं फ्यूचर में, उसमें यदि आपको कोई एंटिसिपेटेड लॉस दिख रहा है,
यानी आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, तो उस केस में आपको सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में आपके फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट्स होने वाले हैं, तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को इग्नोर करना चाहिए। यानी यदि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है फ्यूचर में तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और यदि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो उसको जान के हम खुश नहीं होंगे। ये हमारा कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को लॉ ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं, इसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्रूडेंस या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये कहता है कि आप अपने बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करिए जो प्राइस लोअर है। जैसे आपके बिजनेस के जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, आपको उसको मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी सबसे कम आ रही है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम जिस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे, उसका मार्केट प्राइस तो ज़्यादा है लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कम है। तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस कम है तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसका जो मार्केट प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए तो हमको लॉस हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ताकि यदि हमको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट भी हो एंटिसिपेटेड तो हमको कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन यदि कोई एंटिसिपेटेड लॉस हो जाएगा तो उससे हमारे बिजनेस को प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर लेक्चर बायर्स हैं, दे नो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड दे आर वेरी वेल नोन अबाउट कैसे हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट काम करता है। तो हम हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, इसका हमें बेहद अफसोस है स्टूडेंट्स, और इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटिव है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना। यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स की हम कंसेप्ट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कंसिडर करता है? ऑप्शन ए ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑप्शन बी ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस, ऑप्शन सी ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट्स, एंड ऑप्शन डी है नाइदर प्रॉफिट्स एंड नॉर लॉसेस ऑफ द फ्यूचर। तो आपका जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है वो आपके सारे फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर करता है, आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करता है। तो आपका जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है वो आपके केवल फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर करता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला है द ऑनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। यानी आपका जो ऑनर है, आपके बिजनेस का जो मालिक है, वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को आपके बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या इसका कोई संबंध दिख रहा है आपको? ऑनर हमारे बिजनेस का अलग होता है, हमारा बिजनेस अलग होता है। आपने पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि आपके बिजनेस का मालिक अलग है और आपका बिजनेस अलग है। ये दोनों दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस है और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और यदि आपका जो ऑनर है वो अपने पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस को आपके बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो किस अकाउंट के किस सिद्धांत का वायोलेशन कर रहा है, किस प्रिंसिपल का वायोलेशन कर रहा है? तो वो वायोलेशन कर रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का, जिसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका दो नाम है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कई बार आपको केवल एंटिटी कंसेप्ट भी दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है? तो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ऑप्शन ए है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑप्शन बी है अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ऑप्शन सी है द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, एंड ऑप्शन डी है बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आप बताइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे जानना चाहेंगे। बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, या फिर अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट है, या फिर जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, यानी एक दूसरे के लिए यूज किए जा सकते हैं, या फिर बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग का पार्ट है, कि आपका जो बुक कीपिंग है
और अकाउंटिंग है, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, दैट इज बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है। अगला है एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन बचे हैं स्टूडेंट्स, वो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये पूछा गया है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन ए, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल। ये तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हमने आपको बताया है कि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये कहता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपको जो इक्वेशन दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दिस इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। चलिए, आई थिंक इट इज लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को निरंतर ईयर बाय ईयर कंटिन्यूअसली यूज करना। ऑप्शन दिया इसमें ए, ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। ऑप्शन बी दिया गया है, ऑल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज्ड। ऑप्शन सी दिया गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? क्या ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि सारे फर्म्स और इंडस्ट्रीज में सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को यूज़ करना चाहिए, या फिर ये कहता है कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को यूटिलाइज करना चाहिए, यानी यूज़ करना चाहिए, या फिर ये कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को कंसिस्टेंट होना चाहिए ईयर टू ईयर। तो आप बताएंगे स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, यानी एक साल से दूसरे साल में, यानी ईयर बाय ईयर जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग मेथड्स हैं, ये सब कंसिस्टेंट होने चाहिए। यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स आप आज यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग को करने के लिए, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स आप कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे, निरंतर रूप से यूज़ करेंगे। यही कहता है आपका कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। इसको हम लोग कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। IFRS। IFRS का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या है? जैसे हमारे देश में अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ प्रोसीजर्स रिकमेंड किए गए हैं कि आपको यदि अकाउंटिंग करनी है तो इन प्रोसीजर्स, इन रूल्स, इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही करना है। उसी प्रकार से जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके लिए IFRS बनाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे मल्टीनेशनल कंपनीज और जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, सारी की सारी कंपनीज अपनी अकाउंटिंग करती हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि IFRS क्या होते हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा ऑप्शन दिया है रूल बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी दिया है पार्शली रूल एंड पार्शली प्रिंसिपल्स। तो बताइए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर ये रूल्स होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर ये पार्शली रूल होते हैं और पार्शली प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ना चाहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि IFRS क्या है। IFRS प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर IFRS रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर IFRS पार्शली रूल एंड पार्शली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आई वॉन्ट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपसे पूछ रहे हैं, आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आंसर इसका ज़रूर बताइए आप लोग।
आगे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है? ऑप्शन बी ए दिया गया है गोइंग कंसर्न, ऑप्शन बी दिया गया है कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी दिया गया है अक्रूवल एंड ऑप्शन डी दिया गया है मेटेरियलिटी। तो आपका जो अक्रूवल कंसेप्ट होता है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारे अकाउंटिंग का फंडामेंटल अजम्पशन नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग दोबारा रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप ही बताएंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकम कैसा निकलता है? इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू इनकम माइनस रेवेन्यू, या फिर इनकम इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यदि आपको इनकम निकालना है तो आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाना होता है, आपका इनकम निकल जाता है। अगला है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज इन अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी आप अपने फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ये किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, किस अकाउंटिंग मेथड्स पे बेस्ड है, आपको बताना है। ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे बेस्ड है, या फिर ये मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड है, या फिर ये मैटेरियलिटी पे बेस्ड है। तो जो आपका डिप्रिसिएशन होता है इट इज़ बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। जब हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो क्या हमारे एसेट्स भी लंबे समय तक चलेंगे? नहीं, क्योंकि एसेट्स का एक लाइफ होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एसेट्स यूजलेस हो जाते हैं, इसलिए उन एसेट्स पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उस डिप्रिसिएशन के अमाउंट को कलेक्ट करके नए एसेट को खरीदने के लिए फंड का प्रोविजन बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? इसमें दिया है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन तो कोई सही दिया नहीं है, ऑप्शन दिया है 1 और 2, यानी गोइंग कंसर्न और मैचिंग दोनों पे बेस्ड है, या फिर गोइंग कंसर्न और मेटेरियलिटी पे बेस्ड है, या फिर सारे के सारे पे बेस्ड है। तो इसका हो जाएगा गोइंग कंसर्न और मेटेरियलिटी। तो इसका ऑप्शन वैसे तो पहला होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन तीसरा भी मान सकते हैं। ठीक है, आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो मोस्टली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे चार्ज किया जाता है, लेकिन मेटेरियलिटी को भी यहाँ पे मान सकते हैं। चलिए अगला है एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज में बी वैल्यूड अंडर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, एक बार हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एक मिनट स्टूडेंट्स माफ़ी चाहेंगे। एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज में बी वैल्यूड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी एसेट्स हैं और सिक्योरिटीज़ को छोड़ के उनको कैसे वैल्यू करना चाहिए? तो उनको वैल्यू करना चाहिए हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। तो उसका हो जाएगा ए, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो ये कहता है कि आपको सेम अकाउंटिंग मेथड्स को हर साल यूज करना चाहिए? तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो ये कहता है कि आपको हर साल सेम मेथड्स को यूज करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रूडेंस, ऑप्शन बी है फुल डिस्क्लोजर, ऑप्शन सी दिया है मैटेरियलिटी एंड ऑप्शन डी दिया है कंसिस्टेंसी। तो आप बताइए कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि आपको सेम अकाउंटिंग मेथड्स को हर साल प्रत्येक ईयर यूज करना चाहिए? वो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि मैटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है, या फिर ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है? तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आपको सेम अकाउंटिंग मेथड्स को ईयर बाय ईयर यूज करना चाहिए, यानी हर साल आपको सेम अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, जो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है? आपको बताना है क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है एट रियल वैल्यू, जो
लेस होता है, यानी वो रियल वैल्यू जो लेस होता है उसी रियल वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक को अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, और इस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होते हैं? जब पेमेंट होता है तब रिकॉर्ड होते हैं, या फिर जब इनकर्ड होते हैं तब रिकॉर्ड होते हैं, या फिर पेमेंट और इनकर्ड दोनों केस में रिकॉर्ड होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो कैश बेसिस में आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तब रिकॉर्ड होते हैं जब आप उनका पेमेंट करते हैं। सो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल इन्फॉर्मेशन। तो हम आपको बताए हैं कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में एक लिमिटेशन होता है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है आपके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया जा सकता है, उसमें हेर फेर किया जा सकता है। तो हेर फेर का जो ये समस्या है ये विंडो ड्रेसिंग की वजह से होता है। अगला है, रिटर्न इनवर्ड इज द टर्म यूज्ड फॉर। जो आपका रिटर्न इनवर्ड टर्म है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो रिटर्न इनवर्ड टर्म यूज किया जाता है सेल्स रिटर्न के लिए। किसके यूज किया जाता है? सेल्स रिटर्न के लिए। याद रखिएगा, रिटर्न इनवर्ड जो टर्म है वो सेल्स रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, और रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज रिटर्न के लिए यूज किया जाता है। परचेज रिटर्न के लिए रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न के लिए रिटर्न इनवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, अमंग द फॉलोइंग एसेट विच वन इज फिक्टिशियस एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सा फिक्टिशियस एसेट है? ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल है कि पेटेंट है, या फिर ऑयल वेल्स है। तो आपके जो ऑयल वेल्स होते हैं ये हमारे बिजनेस के लिए फिक्टिशियस एसेट होते हैं। कैसे होते हैं? ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंटिटी, या फिर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके सेपरेट या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑनर्स और बिजनेस के बीच में उसको रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड ऑन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।